गुड नाइट गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। चलिए एक बार फिर आप लोग को बोल देते हैं नया साल मुबारक हो। और आज आप लोग का टर्न है गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा का, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, जो आपको मैं बता रही हूँ डॉक्टर वृंदा मैम की बुक। इसमें मैंने आपको कला के तत्व बता दिए, पुष्प विन्यास बता दिए, रंग वाला चैप्टर क्लियर करवा दिया। अब सिद्धांत भी कंप्लीट होने वाला है। ये चौथा चैप्टर है जो आपका आंतरिक सज्जा से मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ, जिसमें से मैंने कुछ चीज़ें बता दी, जैसे रेखा एवं रूप, अनुरूपता जैसे आपने जान लिया, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंगों में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता। पिछले जब मैंने पढ़ाया था, जो वीडियो दिया था, उसमें मैंने यही बताया था अनुरूपता के बारे में, हार्मनी के बारे में, अनुरूपता हार्मनी के बारे में बताया था। इसे एकता का सिद्धांत, एकता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और हार्मनी अनुरूपता का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब किसी के अनुरूप हो, मतलब एक साइज की हो, मतलब देखने में क्या हो, एकता, एक रूपता का भाव प्रकट करता हो, वही अनुरूपता है। जैसे रेखा हो गया, आकार के द्वारा, बनावट के द्वारा, रंग के द्वारा, और विचारों में भी इनके साथ साथ आपके विचारों में अगर अनुरूपता है, तभी जा कर के एकता का भाव, टू प्रोड्यूस यूनिटी, तभी जाके क्या होगा, यूनिटी उत्पन्न होगी, ठीक है। आपके विचारों में भी एकता होनी जरूरी है। तो मैंने ये कल आपको मतलब पिछले वीडियो में ये टॉपिक क्लियर कर दिया था। अब नेक्स्ट सिद्धांत बचा है इसका, दबाव या बल। ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, शायद डाली भी हूँ या डाल दूंगी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बनावट से ये कला, और आपने एक चीज़ देखा था कि लिखा था कि अनुरूपता का कला के तत्वों के साथ गहरा संबंध, जैसे रेखा, आकार, बनावट, रंग, ये क्या है? तो ये अनुरूपता, ये कला के तत्व ही तो हैं। एक विचार ही है जो कला के तत्व नहीं है, और ये सारे क्या हैं? तो कला के तत्व हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे हम जहाँ से कह रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर मुझे लग रहा है ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कितने पेज बचा है। 3 पेज है, मैं कोशिश करूँगी इसको ख़त्म कर दूँ। फिर नेक्स्ट रंग मैंने पढ़ा दिया है, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देखूँगी, अगली यूनिट स्टार्ट कर दूँगी। पहले सोच रही हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर ख़त्म कर देती हूँ। सपोज दैट अगर आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाती है या कुछ, तो आप लोग जैसा होता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उतना मैंने समझा दिया, और अगर 2-4 चैप्टर बच जाएंगे तो आप उसको कवर करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसको समझा के आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। दिख रहा है साहब आप लोगों को? तो चलिए अगला पॉइंट क्या है? तो दबाव, जिसे क्या कहते हैं, इम्फेसिस। कला के सिद्धांतों में बल अर्थात दबाव का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कला के सिद्धांतों में बल का अर्थात दबाव का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में सुंदर से सुंदर सज्जा भी, जिसमें संतुलन, अनुपात, अनुरूपता तथा लय का पूर्ण ध्यान रखा गया हो, व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते। अगर कुछ चीज़ों में क्या है? बल नहीं है, दबाव नहीं। जैसे आपके प्लेन सूट है, उस पर अगर 100 बटन लगा देती सुंदर सुंदर, तो क्या होता है आपको? क्या होता है उस प्लेन सूट पे वो बटन क्या है? बल का काम करिए, दबाव डालिए, आपकी आंखों पे दबाव डालिए, जो आप उसको देखने पे मजबूर है उस चीज़ को, ठीक है। और वही क्या है? वही उस कपड़े की सुंदरता बढ़ा दी। तो बिल्कुल प्लेन है, खाली स्थान है, लेकिन उसमें उस बटन ने क्या किया? उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिया। अतः सज्जा अधूरी रह जाती है। इस कारण सज्जा आकर्षण, मोहक एवं अलौकिक नहीं दिखती। इसका कारण है वस्तु में आकर्षण बिंदु का अभाव होना, लैक ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कमी किस चीज़ की? अट्रैक्शन पॉइंट की। और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट में, मतलब किसी वस्तु में। आकर्षण बिंदु अर्थात बल के अभाव में व्यक्ति का ध्यान उस ओर आकृष्ट नहीं हो पाता। आकर्षण बिंदु अर्थात बल के अभाव में, अगर जैसे आप किसी चीज़ में कोई बल का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ देखने के लिए मेरी आंखें वहाँ बार बार जाएं। कहने का मतलब है कि वहाँ पे क्या है? मेरी आंखें बार बार जाए, मेरा बार बार देखने का मन करे, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें अलग से प्रदर्शित करें या कुछ अलग करके बल उत्पन्न किया जाता है। आगे देखिए आपको समझ में आएगा। बल दबाव को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। दबाव, ये फिजिक्स वाला बल मत समझिएगा। दबाव कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार गृह सज्जा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को केंद्र में रखकर, देखिए कि दबाव कैसे उत्पन्न करते, जो सबसे गृह सज्जा में, मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको केंद्र में रख देते हैं। क्या करता हूँ? इसलिए उसको देखने के लिए हमारी आंखें
जाके वहाँ पर टिक जाती हैं। हमारी आँखों पे क्या होता है, उस चीज़ को देखने के लिए एक प्रेशर, मतलब उस सामान में एक आकर्षण है, एक बल है जो जहाँ जाके हमारी आँखें टिक रही है। तो वो कौन सी वस्तु हो सकती है, तो कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है जिसको केंद्र में रख कर कला मतलब दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। वही कह रहे हैं कि दबाव कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार, मतलब कला का जो सिद्धांत दबाव है, इसके अनुसार क्या है, मतलब दबाव की क्या क्वालिटी है। तो आप कहेंगे कि इस गृह सज्जा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रख कर व उसके आसपास कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को रख कर सज्जा की जाती है। तो जो वो केंद्र में महत्वपूर्ण वस्तु रखी है वो क्या कर रही है, दबाव डाल रही है आपकी आंखों पे, ठीक है, आपके मन पे। वो क्या हमको कहेंगे ना कि अच्छा लग रहा है। वो जो हल्की हल्की चीज़ें अगल बगल रखी हैं, वो जो मेन वस्तु रखी है उसकी सुंदरता में क्या हो रहा है, और चार चांद लग जाएगा और देखने में अच्छी लगेगी। क्यों, क्योंकि अगल बगल उतनी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखकर सज्जा की जाती है ताकि वह केंद्र की वस्तु को आकर्षण का केंद्र रहे। देखिए वही बात कही कि अगल बगल उतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं रखी जाती, बीच में क्या कहती, महत्वपूर्ण वस्तु रखी जाती। तो उन कम महत्वपूर्ण चीज़ों के बीच में वो जो बीच में महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। अगर किसी घर में कोई शिक्षित नहीं है, अगर कोई एक IAS ऑफिसर हो जाए तो उसकी जो है क्वालिटी, उसकी गुण, या किसी गाँव में मान लीजिए कोई एक IAS ऑफिसर कोई नहीं है और कोई एक IAS ऑफिसर बन जाए, या कोई एक टीचर ही बन जाए, लेकिन अगर किसी गाँव में गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कोई शिक्षित है या कोई नौकरी में नहीं है, तो उस टीचर की क्या होगी, उस गांव में बहुत इज्जत होगी। लेकिन किसी घर में या किसी गांव में प्रत्येक घर 2-4 घर छोड़ के हर घर में एक गवर्नमेंट टीचर हो, तो क्या वही इज्जत रहेगी, तो नहीं रहेगी। इसीलिए कोई चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ को केंद्र में रखिए और अगल बगल क्या करिए, कम महत्वपूर्ण वस्तु को रखने की वजह से उस जो बीच में रखी वस्तु क्या है उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। वो दबाव का केंद्र, देखने का केंद्र बिंदु बनेगा, ठीक है, ताकि वह केंद्र की वस्तु ही आकर्षण का केंद्र है। देखिए वही बात लिखी जा रही जो मैं कही रही थी आगे। वह देखने वालों का ध्यान उस आकर्षण वस्तु की ओर स्वतः ही चला जाता। प्रिंसिपल ऑफ इम्फेसिस इनेबल्स यू अस टू क्रिएट ए सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी अरेंजमेंट बाई emphasizing स्पेशल फीचर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंट। ठीक, प्रकृति की प्रत्येक रचना, दिखता है ना आप लोगों को, प्रकृति की प्रत्येक रचना में बल होता है। प्रकृति की प्रत्येक रचना में बल होता है, समझिए कैसे। उदाहरण के तौर पर गुलाब का पौधा है, उसमें पंखुड़ियाँ भी लगती हैं, उसमें जो है कि कह सकते हैं कि उसमें स्टेम तना भी होती है, उसमें पत्तियाँ भी डिज़ाइन के आकार की होती है। लेकिन जब उसमें लाल रंग का रोज खिलता है तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, वो हमारी आंखों, क्या पत्तियाँ हमारी आंखों को आकर्षित करती हैं, नहीं करती। वो लाल फूल जो खिला सुंदर पेटल सॉफ्ट वाले का, वो क्या हमारी आंखों को आकर्षित करती है, वो मुख्य बिंदु बन जाता है हमें देखने का। ठीक है, उदाहरण के तौर पर गुलाब के पौधे को ही ले, इस पौधे में गुलाब का खिला हुआ फूल ही आकर्षण बिंदु है। इसके रंग रूप आकार में संतुलन के साथ ही बल भी रहता है जो हर दर्शक को कुछ क्षण रुक कर देखने के लिए विवश करता। कहने का मतलब जहां हमारी आंखें टिक जाए वही क्या है, बल है, वही क्वालिटी उस वस्तु की क्या है, बल उत्पन्न करने की है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। गुलाब के पौधे से सजी क्यारियां जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं हर राहगीर को अपनी ओर आकर्षित करता है, भौरों को लुभाता है व आंखों को सुख का अनुभव कराता है। ठीक है, यही होता है बल। स्टेला सुंदर राज के शब्दों में बल का अर्थ रुचि का एक विशेष केंद्र रहता है। स्टेला सुंदर राज ने कहा था कि क्या है, बल का अर्थ है कि रुचि का, इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने केंद्र बिंदु की बात कही थी। क्या कही थी, रुचि, इंटरेस्ट में केंद्र की बात, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट के लिए क्या की थी, विशेष केंद्र की बात की थी। किसी वस्तु को केंद्र बनाएंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, वही तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनना। कहने का मतलब बल का अर्थ है रुचि का एक विशेष केंद्र, मतलब जो मेन महत्वपूर्ण वस्तु थी वो रुचि का केंद्र बन गई और उसके जो अगल बगल थी क्या थी, उनसे मतलब वो अधीनस्थ हो गई, उनके अधीन हो गई, मतलब उस केंद्र बिंदु के क्या हो गई, वो अधीन हो गई। कहने का मतलब कि मेन हो गया वो जो मेन महत्वपूर्ण वस्तु थी, अगल बगल कम महत्वपूर्ण वस्तु। ठीक है, रट के अनुसार बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूपों तथा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। कहने का मतलब है बल एक सिद्धांत है। आपको पता है ये बल क्या है, सिद्धांत, कला के सिद्धांत का एक पॉइंट है ना बल, जो 5 प्रकार में से एक प्रकार है बल, जिसे इम्फेसिस कहते हैं, दबाव कहते हैं। ये क्या है, विचारों, स्वरूपों, रंगों के किसी भी संयोजन से, मतलब आपका विचार, आपका स्वरूप, जैसे बनावट हो गई किसी की, किसी में रंग की विशेषता हो गई, किसी भी चीज संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट वस्तु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। ठीक है, गृह सज्जा को आकर्षक, सुंदर, अलौकिक एवं अद्वितीय बनाने के लिए सबसे आकर्षण एवं महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर
उसके आसपास कम महत्वपूर्ण एवं आकर्षण वस्तु रखी जानी चाहिए। कहने का मतलब आप समझ जाओ कि कहना क्या चाह रहे हैं, बल कैसे उत्पन्न होगा। तो जैसे देखो, आप पेंडेंट पहनते हो ना गले में, आप गले में चेन डालते हो ना, गले में चेन डालते हो तो उस पर क्या होता है, हल्की 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 से क्या होती है, ऐसे 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 डिजाइनें बनी होती हैं। अभी मेरी बात आपको समझ में आएगी। हल्की हल्की सी ऐसे क्या होती है, यहाँ पे भी डिजाइनें बनी होती हैं। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हल्की हल्की डिजाइनें बनी है। तो ये क्या है, कम डिजाइन वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये कम डिजाइन वाला है। लेकिन यहाँ पे एक पेंडेंट, बड़ी सी पेंडेंट लगा देते हैं और उसमें खूब महीन महीन सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना देते हैं। यही डिज़ाइन अगर समझिए इसमें बना दे थोड़ा तरीके से, तो आप सबसे पहले चेन पे नज़र नहीं जाएगी, इस लॉकेट पे नज़र जाएगी। क्योंकि वो चेन पहने थे, उसमें बड़ी सुंदर सी लॉकेट लगी थी, या उन्होंने चेन पहना था जो उसकी लॉकेट थी ना वो बड़ी सुंदर थी। तो क्या हुआ, अगल बगल कम महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब महत्वपूर्ण हो गया, और बीच का क्या हो गया, ज़्यादा। उसको सेंटर को, उसकी लॉकेट जो पेंडेंट है उसको ज़्यादा अच्छा बना के क्या किया, उसकी शोभा को और बढ़ा दिया। यही बल होता है। आपने कोई कुर्ती बनाया, चलो जैसे मान लीजिए आपकी ये कुर्ती है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन है या बस बॉर्डर लगा है। मान लो ये बस कुर्ती पे क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। आपने यहाँ पे सुंदर सी 2-3 लटकन वाली क्या की, 100 बटन लगा दी, जो क्या है लटकन वाली। मान लो एकदम प्लेन है, ये क्या की 3 लटकन वाली बटन लगा दी। ये क्या कर रहा है, उस कुर्ती पे बल उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है। तो ये जो 300 बटन लगी हुई हैं लटकन वाली, आजकल जो मेटल की चली हुई है, ये क्या कर रही है, ये आपकी आंखों को रोकने, कुर्ती तो आपने पहना लेकिन उस बटन के ऊपर जाकर क्या हो रहा है, आपकी आंखें टिक रही हैं। आपको सुंदरता आप देखने के लिए उस बटन की मजबूर हो। आप एक बातें करते हैं ना हम लोग, कह रहे यार उसका कपड़ा एकदम प्लेन था लेकिन बस उसमें 3 ठो बटन लगी थी, फिर भी वो कितना सुंदर लग रहा था कि क्या बताएं। तो यही बल है, वो 3 बटनों ने क्या किया, उस कुर्ती की शोभा बढ़ा दी, और उसको देखने के लिए आप मजबूर हो गई, हमारी आंखें टिक गई उन बटन पे जाके। यही है बल की यही विशेषता होती है। ठीक है, गृह सज्जा को आकर्षण, सुंदर, अलौकिक एवं अद्वितीय बनाने के लिए सबसे आकर्षण एवं महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके आसपास कम महत्वपूर्ण एवं आकर्षण वस्तु रखी जानी चाहिए। यदि एक ही कक्ष में एक से अधिक आकर्षण केंद्र होता है तो उनकी प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन के कारण किसी भी वस्तु में दबाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना कि अगर एक गांव में 2 घर छोड़ के हर घर में क्या है, एक टीचर है, एक आईएएस है, एक मतलब वो पूरे गांव में समझिए 1-2 घर के बाद क्या आईएएस, मतलब हाँ बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या उनके बीच में प्रतिद्वंदिता की भावना रहती है ना, हम इनसे अच्छा घर बनवा लें, हम इनसे अच्छी गाड़ी ले लें, हम इनसे अच्छा मतलब अपना स्टेटस कर लें। लेकिन अगर किसी गाँव में कोई एक ही है तो कहेंगे भैया वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी स्थिति ऐसी है, हम लोग गाँव वालों में ऐसा कोई नहीं तो नहीं है, वो प्रतिद्वंदिता नहीं आएगी। लेकिन अगर वही देखिए शहरों में क्या होता है, हर घर में स्टेटस क्या होता है, मेंटेन होता है, चाहे जैसे या बिजनेस हो या नौकरी हो, चाहे जैसे मेंटेन होता है। तो गाँव शहरों में देखते हैं कितना कंपटीशन होता है। दिवाली में वो अपना घर ऐसे डेकोरेट किए तो हम भी ऐसे करेंगे, हम उनसे हमारे उनके घर में ऐसा सोफा है तो हमारे घर में भी जो घुसे तो देखते रह जाए ऐसा सोफा है। तो क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें अगर वही हैं और आकर्षण का केंद्र है तो वहाँ पे कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाती है। और ये बाजार में भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता होती है ना, बाजार में भी होती है, दुकानों के बीच में होती है। क्या होती है, प्रतिद्वंदिता की भावना होती है। किसी अच्छी क्वालिटी, कई स्टूडेंट अगर अच्छे मतलब पढ़ने में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते, जो मतलब पोजीशन होल्डर होते हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन रहता है, क्योंकि वो भी केंद्र है ना भाई, उस क्लास के, उस स्कूल के अगर बेस्ट स्टूडेंट है तो वो भी केंद्र है। तो अच्छे बच्चों के बीच में अगर कई अच्छे बच्चे, तो उनमें क्या होता है, कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता की भावना रहती है कि हम इनसे अच्छे बन जाए या हम अपना स्टेटस गिरने नहीं देना चाहते। तो वही चीज़ अगर जहाँ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएंगी या एक से अधिक आकर्षण की चीज़ होगी तो वहाँ प्रतिद्वंदिता क्या आता है, कंपटीशन की भावना आती है। जैसे बाजार मार्केट में देख लीजिए क्या होता है, बहुत कंपटीशन है दुकानों के बीच में, वो ऐसा सूट लगाएं तो वो भी वैसा लगाएं, तो उनके बीच में कंपटीशन रहती है कि हम कितने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और कितनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। यही क्या होता है, कंपटीशन की भावना होती है। ठीक है, तो आप समझ गए के कारण किसी भी वस्तु में दबाव उत्पन्न नहीं होता तथा सजावट आकर्षण एवं मोहक नहीं दिखती, इनमें घिचपिच का भाव उत्पन्न हो जाता। उदाहरणार्थ, यदि सोफा सेट को केंद्र मानकर अथवा शोकेस में रखी किसी अत्यंत सुंदर कलात्मक वस्तु को ध्यान में रखकर सज्जा की जाए तो पर्दे, कालीन, मेजपोश, फूलदान एवं अन्य सजावटी सामग्री कम आकर्षण होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने जो फूल लगाया, जो मतलब फूलदान रखा है, सोफे के बीच वाले जो टेबल
होती है उससे सुंदर आपके यहाँ, उससे भी सुंदर कर्टेन लगी हुई है, उससे सुंदर कुशन लगे हुए हैं सोफे पे रखे हुए हैं, और जितना सुंदर वो जो है वॉश लगा हुआ है आपके टेबल पे, उससे सुंदर तो जो टेबल पे कवर लगी है वो दिखती है। तो क्या वो चीज़ें कि आपकी आंखों केंद्रित होंगी, आपकी आंखें जाके वहाँ देखने के लिए उनकी सुंदरता केंद्रित होंगी? आप घर में घुसेंगे सुंदरता ही देखते, अरे यार कर्टेन कितने सुंदर है, अरे यार कितनी सुंदर सुंदर इनके घर में चीज़ें हैं, कितने सुंदर शोपीस हैं। उस मेन जो आप जिस चीज़ को केंद्र बनाना चाहते हैं, जैसे उस वास को खूब महंगा सा खरीद के 10-20-50 हज़ार का लाए हैं, उस वास को, उस वास की सुंदरता क्या हुई, उसमें उस रूम में क्या प्रतिद्वंदिता की भावना हो गई, मतलब हम किसी से कम नहीं, कंपटीशन आ गया, क्या हुआ वस्तुओं के बीच में, सामानों के बीच में, तो क्या हुआ उसकी सुंदरता क्या हो गई, घट गई, या उसकी सुंदरता उन चीज़ों के आड़े आ गई, कहने का मतलब ये। लेकिन सिंपल पर्दा लगा है, सिंपल सोफ़ा है, ठीक है, तो उस जो टेबल है उस पर सिंपल सा क्या हुआ कवर लगा हुआ है, अगर उस पर खूब सुंदर सी, तो उस रूम का केंद्र बिंदु क्या है, तो वो वॉश, वो फूलदान है, ठीक है। यही होता है आंखों पे बल देना, मतलब कोई एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट बना देना। तो क्या ध्यान में रखकर सज्जा की जाए तो पर्दे, कालीन, मेजपोश, फूलदान एवं अन्य सजावटी सामग्री कम आकर्षण होनी चाहिए, तभी सोफा सेट की अथवा शोकेस में रखी उस कलात्मक वस्तु में दबाव उत्पन्न होगा तथा लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकेगा, और हमारी आंखें उस कलात्मक वस्तु का अवलोकन करते हुए कम महत्वपूर्ण वस्तु को देखते हुए फिर से उस कलात्मक वस्तु पर जा टिकेगी। मैं सोचती हूँ कि फटाफट पढ़ा के आप लोग को चैप्टर खत्म कर दूँ, लेकिन जब समझाने लगती हूँ तो पता नहीं कितनी समझा देती हूँ। कमरे के आकार, उपयोगिता, प्रकाश, फर्नीचर, जलवायु, मौसम आदि को ध्यान में रखकर समय समय पर आकर्षण बिंदु, मुख्य आकर्षण केंद्र को बदलते रहना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो जो आपने कर्टेन लगाया, अगर कर्टेन को आकर्षण बिंदु बताया, मतलब जो घर में लंबे वाले पर्दे लगे हुए हैं आपकी इस खिड़कियों पे, तो क्या है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एकदम चटक नहीं, सोवर कलर का होना चाहिए, ठीक है, और पेंटिंग भी लाइट कलर की होनी चाहिए, सोफ़ा का कवर भी लाइट होना चाहिए, जलवायु के अकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गर्म जलवायु जहाँ पे है वहाँ की, जहाँ प्रकाश ज़्यादा वहाँ पे हल्के चटक चीज़ों को रखना चाहिए, मतलब इन चीज़ों का भी ध्यान रख के आकर्षण बिंदु को मतलब बनाना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, ताकि सज्जा में नवीनता एवं रोचकता बनी रहे। एक ही प्रकार की सज्जा से नीरसता एवं उबाऊपन उत्पन्न हो जाता है, भले ही सज्जा कितनी आकर्षण क्यों नहीं हो तथा कलात्मक वस्तु क्यों नहीं अत्यधिक सुंदर हो, फिर भी अगर एक ही चीज़ है, कोई चीज़ें बदली नहीं जा रही, तो क्या करेंगी वो, उन हमारी आंखों को नीरस लगने लगेंगी, ठीक है। घर की सजावट में बल को प्रधानता देने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। घर की सजावट में बल को प्रधानता कैसे दें, किसको, बल को प्रधानता कैसे दें, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कैसे आए, तो कहेंगे दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, व्हाट इज एम्फेसिसाइज, दबाव किस तरह या कैसे डाला जाए, हु टू एम्फेसाइज, दबाव कितना डाला जाए, हाउ मच टू एम्फेसाइज, मतलब क्या, कौन, कैसे से अगर आप क्वेश्चन स्वयं से करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हमें कितना दबाव डालना है, कैसे डालना है, किस तरह से प्रेशर, मतलब उस जगह इम्फेसिस दबाव बल उत्पन्न करना है, दबाव कितना डाला जाए कि वो चीज़ हमें अच्छी लगी, दबाव कहाँ डाला जाए कि वो चीज़ क्या होगी, हमारी आंखों को पसंद आएगी, हमें आकर्षित करेगी। तो चलिए एक पॉइंट पढ़ते हैं, देखते कैसे क्या होता है। ये जो क्वेश्चन मार्क, इस चीज़ को ध्यान रखें, किस, किसे, कैसे, कितना, कहाँ, ये किसमें करते हैं, क्वेश्चन की बात किसमें की गई है, कि निम्न बातों को ध्यान में रखकर बल, जब आप इम्फेसिस पढ़ रहे थे कला के सिद्धांत में, जब आप इम्फेसिस 5वां पॉइंट पढ़ रहे थे, तो उसमें आप कैसे उसमें क्वेश्चन आए, मतलब वो क्वेश्चनरी टाइप, मतलब व्हाट, हाउ मच, वेयर, ये क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो ये किसमें क्वेश्चन मार्क करके आप चीज़ों को उसका मतलब सॉल्यूशन खोजते हो, तो आप बोलोगे मैम दबाव में। तो देखो दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, व्हाट टू एम्फेसाइज, किसी भी सज्जा को करने से पहले सज्जाकर्ता गृहिणी को उसकी एक योजना मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। योजना बनाने से कार्य आसानी से सफल हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, लेकिन अगर योजना नहीं बनाते हैं तो कार्य क्या होता है, हमारा अधूरे में आके लटक जाता है, लेकिन अगर कंप्लीट भी हो गया तो वो उतनी सुंदर चीज़ें नहीं हो पाती, अगर हो भी गई तो समय ज़्यादा लगता है। उसकी योजना व रूपरेखा के अनुसार आपको ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि ऐसे मुझे लग रहा है कम दिख रहा है, ऐसे अच्छा ज़्यादा दिख रहा है ना।
रूपरेखा के अनुसार सज्जा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी योजना व रूपरेखा के अनुसार, मतलब जैसी आप अपने मस्तिष्क में योजना बनाए थे उसी योजना और रूपरेखा के अनुसार सज्जा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस वस्तु पर दबाव दिया जाना है उसे छांट कर अलग करना चाहिए। जैसे आपको अगर कर्टेन पे दबाव डालना किसी रूम में या रूम को सजा के आप कुशन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसको पहले अलग कर लीजिए, ठीक है। मतलब जिस चीज़ पे, कहने का मतलब आपको जिस चीज़ पे दबाव डालना उस चीज़ को क्या करना चाहिए, अलग छांट कर रख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन चीज़ों के बीच में उनका यूज़ हो जाए और हम बाद में खोजते रह जाए कि वो हम जो लाए थे वो कहाँ है, तो वो मिले ही नहीं। मगर ध्यान रहे जिस वस्तु पर दबाव दिया जाना है वह सबसे सुंदर, कलात्मक, महत्वपूर्ण एवं आकर्षण हो। समझ आ रहा है? वही कहने का मतलब कि प्लेन सूट पे सुंदर सुंदर लटकन वाली बटनें, ठीक है। सजावट के प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, परंतु बल को किस प्रकार बढ़ाया जाए अथवा कम किया जाए यह लगभग सभी में समान ही रहती हैं। किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उस पर दबाव डालने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को सादा, जैसे मैं कही ना सोफा, अगर आपको सोफा उस रूम में आपको जो सोफा का सेट है, सोफा सेट, उसको सुंदर दिखाना है, अगर आप उसको पर्दे के जस्ट सामने लगा तो पर्दा क्या हो, प्लेन होना चाहिए। अभी नहीं कि पर्दा इतना सुंदर हो कि चाहे वो कितने लाख रुपए का सोफा हो, वो क्या करे, उसकी सुंदरता उससे छिप जाए। तो मतलब बैकग्राउंड कहने का मतलब जैसे आप अपने आप को ले लो, जैसे कहते हैं ना अगर साड़ी प्लेन है तो क्या ब्लाउज को क्या बहुत हैवी ब्लाउज डालते हैं। तो क्यों आप हैवी ब्लाउज डाल रहे हैं? क्योंकि वो जो सुंदरता दिखने वाली है, जहाँ हमारी आंखें दबाव डालना चाहती हैं आपके ब्लाउज पे, मतलब उस साड़ी, अगर साड़ी भी हैवी ब्लाउज भी हैवी तो उसमें साड़ी की सुंदरता समझ आएगी ना, ब्लाउज की सुंदरता समझ में आएगी। इसीलिए अगर साड़ी हैवी है तो लोग ब्लाउज प्लेन डालना चाहते हैं, अगर साड़ी प्लेन है तो ब्लाउज हैवी डालना चाहते हैं। क्यों? बल डालने के लिए, आंखों पे दबाव डालने के लिए, चीज़ें को खुल के प्रकट होने के लिए। इसी को दबाव कहते हैं और बल कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साड़ी और ब्लाउज का जो कि ट्रेंड में रहता है, जैसे अगर आपने बहुत हैवी कपड़े पहन लिए तो आप ज्वेलरी बहुत हल्का डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो नज़र हो आपके फेस पे, अगर हैवी ज्वेलरी, हैवी ड्रेस, हैवी हेयर स्टाइल, तो क्या लोग आपकी सुंदरता को ध्यान में देंगे, आपके फेस को ध्यान दे, वो यही सब चीज़ों में रह जाएंगे, आपको ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि क्या होता है, कम के साथ ज़्यादा का एक क्या पेयर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपकी ज़मीन बहुत एम्ब्रॉयडरी वाली है तो उस पर क्या है, मतलब पैच वर्क ये सब नहीं किया जाता। जब सादी ज़मीन है तो उस पर एम्ब्रॉयडरी जगह जगह की जाती है। क्यों? बल देने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें, इन चीज़ों को आप ब्लाउज से, साड़ी के एग्जाम्पल से, कान में हैवी डाला है तो गले में हल्का डालेंगे, मतलब इन चीज़ों से भी जो यूज टू है उससे भी आप इन चीज़ों का मतलब आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये बात सही होती है और इस चीज़ पर लागू होती है। सजावट के प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, परंतु बल को किस प्रकार बढ़ाया जाए अथवा कम किया जाए यह लगभग सभी में समान ही रहता है। किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उस पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को सादा, सरल, कम आकर्षण रखना चाहिए, ताकि केंद्र की वही वस्तु ही सबसे महत्वपूर्ण, आकर्षण एवं लुभावना दिखे, जो मैंने अभी आपको समझाया है। देखने वालों की दृष्टि उस महत्वपूर्ण वस्तु पर सबसे पहले जाए, फिर सभी सजावटी वस्तुओं का अवलोकन करते हुए पुनः दृष्टि उसी वस्तु पर जाकर टिक जाए। पृष्ठभूमि को सादा रखने से कलाकृति खिल जाती है, ठीक है। जैसे आपने साड़ी प्लेन पहनी हो, ब्लाउज हैवी खूब डाला हुआ मोती वर्क है, पर्ल कह सकते हैं, स्टोन वर्क है, या एम्ब्रॉयडरी है, राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी है, कुछ भी है, लेकिन अगर वही साड़ी है तो ब्लाउज नहीं दिखेगा। पर अगर साड़ी वहीं प्लेन है तो साड़ी देखने के बाद, आपको देखने के बाद और बार बार ब्लाउज पे नजरें आके टिक जाएंगी, वाह कितना खूबसूरत इन्होंने ब्लाउज डाला हुआ है, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ है। नंबर 2, दबाव किस तरह कैसे डाला जाए। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आप कौन सा पॉइंट पढ़े हैं, दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दिख रहा है आपको, दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, ये चीज़ आपने देखी है, ठीक है। तो दबाव, जिस वस्तु पर आपको दबाव डालना है उस वस्तु का जो बैकग्राउंड हो, वो रूम हो, उसको सादा रखना चाहिए, उसको कम कलाकृति वाला होना चाहिए, उसे कम सुंदर बनाना चाहिए, उसे साधारण रखना चाहिए, और जो क्या कहते, जो मेन चीज़ है उसको अलग कर लेना चाहिए, उसको इतना कलात्मक, इतना सुंदर, इतना सजावटी रखना चाहिए कि सब कुछ देखने के बाद हमारी आंखें जाकर वहीं टिक जाए। क्या इस दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, बस यही कह रहे हैं कि एक मेन वस्तु बना के उसको इतनी सुंदर बना दे और उस रूम में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको सिंपल सोवर कर दें तो उस चीज़ की सुंदरता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, दबाव किस तरह कैसे डाला जाए, हाउ टू एम्फेसाइज,
गृह सज्जा करते समय दबाव किस तरह और कैसे डाला जाए, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दबाव किस पर गृह सज्जा करते समय दबाव किस प्रकार डाला जाए, इस पर भी गौर किया जाना आवश्यक है। दबाव डालने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे पृष्ठभूमि को सादा रखकर, आप एक बार समझ लीजिए, वही चीज़ देखिएगा सब में आएगा। बस आप कोई भी चैप्टर पढ़ा करिए, वो चैप्टर कहना क्या जा रहा है उस चीज़ को पहले पकड़ लिया करिए। अगर आपने उस चीज़ को पकड़ लिया ना तो चैप्टर वेरी इजी हो जाता है। तो देखिए, पृष्ठभूमि को सादा रखकर वस्तुओं को समूहबद्ध करके विपरीत रंगों का प्रयोग करके, पृष्ठभूमि को सादा रख वस्तुओं को समूहबद्ध करके विपरीत रंगों का प्रयोग करके, कंट्रास्ट कलर जो योजना होती है आंखों पे बल डालने के लिए ही तो बनी है। जैसे आपने रेड सूट डाला है तो पीला दुपट्टा डाल लो, व्हाइट लोग व्हाइट रेड का कॉम्बिनेशन बड़ा यूज़ करते नहीं विपरीत रंगों का प्रयोग करके। तो वो क्या होता है, हमारी आंखों पे अगर लाल कुर्ता पहने लाल ही दुपट्टा ओढ़े तो उतना सुंदर लगेगा नहीं, लेकिन अगर लाल कुर्ता पहने प्लेन कुर्ता और उस पर एम्ब्रॉयडरी नेट का खूब सुंदर व्हाइट दुपट्टा पहने तो वाह क्या पूछना है कि नहीं। तो वही विपरीत रंगों का प्रयोग करके, कंट्रास्ट कलर जिसे कहते हैं। नंबर 4, वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़ के, जहाँ पे वो महत्वपूर्ण वस्तु को रखे हैं उसके अगल बगल क्या होनी चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए। नहीं कि सोफा सेट सटा हो, बेड एकदम सटा हो, सामानों से रूम हचाच भरा हो, नहीं, उनमें क्या होना चाहिए, रिक्त स्थान होनी चाहिए। जो एरिया है ना लिविंग वाला, बाय लिविंग सफिशिएंट प्लेन बैकग्राउंड स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट, उस वस्तु के मतलब जो वो ऑब्जेक्ट है जो वस्तु है उसके अगल बगल क्या हो, खाली स्थान हो। ऐसा ना हो कि एकदम रूम ठसाठस भरा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ वॉश रखा है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोधी रेखाओं रूप व आकार द्वारा, कंट्रास्टिंग अनयूजुअल लाइन शेप और साइज। नेक्स्ट है सजावटी नमूनों का प्रयोग करके बाय यूजिंग डेकोरेटिव डिज़ाइन। तो नंबर 1 इसमें देख लीजिए पॉइंट, पृष्ठभूमि को सादा रखे बाय कीपिंग बैकग्राउंड प्लेन, किसी वस्तु के सौंदर्य को उभारने के लिए। अभी मैं पढ़ा लूँगी ना तो आपको क्या कहते हैं कॉपी पे पूरा इसको चैप्टर को क्या करूँगी एक एक करके बताऊँगी, ठीक है, मतलब शॉर्ट करके। किसी वस्तु के सौंदर्य को, मैं इन चैप्टर को आपको एक बात बता देती हूँ, इन चैप्टरों को मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पढ़ाई, भाग भाग के इसलिए नहीं पढ़ाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, कहीं और से नहीं बनते, ठीक है। इसलिए मैं इन चैप्टरों को आराम से समझा के आप लोगों के फ़ायदे को ध्यान में रखकर मैं बता रही हूँ, न कि मैं अपना कोई स्वार्थ और फ़ायदा इस पढ़ाने से रखी हूँ। मैं ये सोच के है कि नहीं, अगर मैंने इसका जिम्मा लिया कि पढ़ाऊँगी समझाऊँगी तो यार कुछ तो करूँ, 100% में 1% तो आप लोग के लिए कुछ करूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कि लाइन पढ़ रही हूँ, आप लोगों का कमेंट सुनती हूँ, सब बोलते हैं मैम अच्छा है, इसीलिए मैं उतना नहीं, अगर आप लोग कहते कि मैम नहीं अच्छा है तो मैं फिर और भी एफर्ट करती, जितना हो सकता है, मेरी जितनी क्षमता है, मुझे जितना आता है भाई, जितना आता है उतना ही बता सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर किसी वस्तु के सौंदर्य को उभारने के लिए तथा उसकी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जिस पर रखकर सज्जा की जानी है सरल, सादा, कम आकर्षण होना चाहिए। और आप बोलेंगे मैम ये चीज़ तो आपने हमें सब समझा दिया कि सोफे के पास जो टेबल रखी होती है उसको क्या करना चाहिए, अगर उस पर वॉश रखना है तो उसके ऊपर जो कवर है या सोफे की जो टेबल की डिज़ाइन है वो सिंपल, सोवर और कम आकर्षण की होनी चाहिए। तभी वो क्या होगा, जो वॉश जो फूलदान उसके ऊपर रखा है उसे देखने का मन करेगा या वो बल पैदा करेगा, ठीक है। ऐसा करने से उस विशेष वस्तु पर ध्यान स्वतः ही आकृष्ट हो जाती है। यदि पृष्ठभूमि रंगीन, बहुत अधिक आकर्षण, मनोहारी और अलौकिक सुंदरता लिए होगी तब उस पर कलात्मक वस्तु जिसकी सुंदरता भी अद्वितीय, मनोहारी, छटा बिखेरने वाली एवं अलौकिक है, तब भी वह दर्शक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगी। चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि एवं कलात्मक वस्तु दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कि ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस कारण दर्शक का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाते, फलतः सज्जा अधूरी रह जाती है। इसलिए पृष्ठभूमि की सुंदरता को गौड़ रखकर मुख्य केंद्र बिंदु को, मतलब जो हम वॉश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुख्य वॉश है तो मुख्य उसी को बनाओ और उसके अगल बगल गौड़ कर दो, मतलब वो मेन कर दो, उसके अगल बगल क्या कर दो, उसके सानिध्य कर दो, मतलब जो उस पर डिपेंड हो जाए की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने समझ लिया, आप क्या समझ रहे, दबाव किस तरह और कैसे डाला जाए। मैं पहला पॉइंट पृष्ठभूमि को सादा रखें। अब दूसरा आता है वस्तुओं को समूहबद्ध करके। तो देखिए, एक समान वस्तु को समूह में रखकर दबाव उत्पन्न किया जाता है, इससे एकता का भाव दृष्टिगोचर होता है तथा सज्जा आकर्षक एवं मोहक दिखने लगती है। शोकेस में एक रंग रूप आकार
कि छोटी छोटी वस्तुओं को समूह में रखकर सजाई जाए तो वे अधिक सुंदर दिखती हैं। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जो मोर के पंखे होते हैं, आप ढेर एक मोर के पंख रखोगे तो नहीं उतना सुंदर लगेगा। आप ढेर सारे मोर के पंखों को एक जगह किसी वॉस में, मतलब कोई फूलदान हो या कहीं भी एक साथ ढेर सारा गुच्छों में रख दोगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है ना। एक उतनी सुंदरता नहीं बिखेरेगी, लेकिन क्या होगा, अगर एक साथ ढेर सारे रख दो, 8 10 20 50 रख दो, तो क्या होगा, वो ज़्यादा सुंदरता, उस समूह में उनकी सुंदरता कमी नहीं होगी, उस समूह से क्या होगी, उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वहीं पे यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं को रखकर शोकेस में ढेर सारी छोटी छोटी वस्तु, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मोर पंख का ले लो। ये सबसे बड़े ढेर सारे मोर के पंख समूह में हो, लेकिन क्या करते हैं वो और सुंदर लगते हैं, ना कि एक दूसरे, क्या होता है सुंदरता कम नहीं होती है, क्या होती है सुंदरता और अच्छी लगती है। इसी तरह एक आकार एक मोटाई की पुस्तकों को अलमारी में व्यवस्थित करके सजाया जाए तो वे सुंदर, आकर्षक, मोहक एवं जीवंत दिखते हैं। विद्यालयी बालकों को एक ही रंग के ड्रेस पहनकर स्कूल में आने से एकता का भाव प्रकट होता है। मैं आपको ये चीज़ समझाई भी थी एकता के भाव में, तथा वे देखने में सुंदर लगते हैं। इसी तरह यदि एक कॉलोनी में एक ही तरह के रंग आकार के नमूने के मकान बनाए गए तो कॉलोनी अत्यंत ही भव्य एवं आकर्षक दिखती है। जयपुर में गुलाबी रंग से बने मकान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जयपुर में पुरानी शहर में सभी मकानों के रंग गुलाबी होते हैं, जिसके कारण जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। क्या होता है, एक मतलब कहने का मतलब समूह में, समूह का मतलब एक सी, एकता जिसमें हो, वही चीज़ें क्या करती है, सुंदर लग जाती हैं, लगती है ना हमारी आंखों को। वो एक समानता, उनका एक तरह का होना, उनकी जो क्या कहते हैं, जो उनकी यूनिटी है वो एक जैसी है, वही हमारी क्या कर रही है, आंखों को सुंदर लग रही है ना। जैसे मोर के पंख गुलदस्ता में ढेर सारे, वो एक तरह के मकान जो बनते हैं, बच्चों के एक तरह के यूनिफॉर्म होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वस्तु को समूह में रखकर भी क्या करते हैं, आंखों पे दबाव पर डाला जाता है। हमारी आंखें देखने के लिए उस जगह पे टिक जाती हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं के चारों रिक्त स्थान छोड़कर। वस्तुओं के चारों रिक्त स्थान छोड़कर, ये वाला पॉइंट हम बता रहे हैं। तो है कोई भी कलात्मक वस्तु के सृजन करते समय यदि उसके चारों ओर पर्याप्त रिक्त स्थान छोड़ दिए जाएं तो वह वस्तु आकर्षण, सुंदर एवं लुभावनी दिखने लगती है। मनोवैज्ञानिक सच है कि हमारी दृष्टि एक बार में कम ही वस्तुओं का अवलोकन कर पाती है तथा नेत्रों को सुख, शांति एवं आनंद का अनुभव होता है। इसलिए आवश्यक है कि केंद्र में सुंदर, महत्वपूर्ण एवं आकर्षण वस्तु के द्वारा बल उत्पन्न किया जाए तथा उसके चारों ओर खाली स्थान छोड़ दिए जाए, जिससे कि सज्जा सुंदर, आकर्षण, मोहक एवं सरल दिखेगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आपसे पॉइंट उठा के पूछ देगा। मतलब क्या बल उत्पन्न करते हैं विपरीत रंगों का प्रयोग करके, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, कोई एक अलग से दे देगा। तो अगर आप ये सब पॉइंट देखे रहेंगे और इनके एक्सप्लेन करने का तरीका या इनके बारे में जानते रहेंगे तो आप जो सही टिक होगा उसको लगा देंगे। अगर मिलान में आ गए तो भी आप लगा देंगे। जब आप जानते रहोगे तभी तो। नेक्स्ट है कि विरोधी रेखाओं, रूप व आकार का प्रयोग करके, जो इसमें 5वां नंबर है, देख लीजिए। विपरीत रंगों की भांति विरोधी रेखाओं, रूप व आकार के द्वारा भी बल या दबाव उत्पन्न करके सज्जा को आकर्षण, अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदर बनाया जाता है। जैसे मैं बताऊँ एक उदाहरण आपको, जैसे सोफा है, जैसे सोफा कैसे होता है, सोफा में कौन सी डिज़ाइन होती है आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसीलिए क्या, इसको देख के क्या कौन सा भाव आता, बनाने नहीं आ रहा, पहले आ रहा था, तो इसको देख के कौन सा भाव आता, तो आप कहेंगे आराम, क्योंकि क्या ऐसे ही हॉरिजॉन्टल भी और इस पे जाके आराम से बैठते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखना था। उस पर कुशन कवर को देखो कुछ ऐसा रखा जाता है। ये क्या है, ये देखो पड़ी रेखा है, ये क्या है, तिरछी तिरछी लाइनें या वक्राकार को उल्टा कर दिया गया, चतुर्भुज है, उसको क्या किया गया है, कुछ ऐसे, इसको चाहते तो ऐसे, जैसे ऐसे न रख के इसको चाहते तो ऐसे भी रख देते, लेकिन क्या वो उतने सुंदर लगते। तो आप कहती नहीं मैम नहीं लगते, क्योंकि क्या है, ये खुद ही क्या है, पड़ी लाइन से बना हुआ सोफा, क्या है, आराम, इस चीज़ का क्या आराम कह सकते हैं, और स्थिरता, इन सब चीज़ों का क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इसी सब चीज़ों की मतलब प्रदर्शित करती हैं। तो अगर उसमें ये भी ऐसे रहता तो वो शायद उतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन उसका आकार बदल के ऐसे जो तिरछी लाइनें होती हैं उनको ला करके उनके योग से ये बनाया गया है। तो क्या होता है, जब कुशन को रखो तो चीज़ें और सुंदर लगने लगती है कि नहीं लगती हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है,
कौन सा पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना, दबाव उत्पन्न करके सज्जा को आकर्षण, अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदर बना देती है। उदाहरणार्थ एक आयता, देखिए वही शायद दिया भी कि एक आयताकार सोफे पर तिकोने कुशन रखने से या चौकोर कुशन को ही कोने में घुमाकर, जैसे मैंने रख के बताया, ठीक है। या तो तिकोना कहने का मतलब इनका है कि ट्रायंगल शेप का आप रखो, या इनको ही ऐसे घुमा दो, वर्गाकार हो चौकोर हो, लेकिन उनको क्या करो तिकोने शेप में रख दो। तो उससे क्या होता है, कुशन रखने से, चौकोर कुशन की को ही कोने से घुमा कर रखने से सुंदरता एवं आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण है यहाँ विरोधी रेखाओं एवं रूप में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। आप बात समझ आ रही है आप लोगों को। इसी तरह यदि मेजपोश सादा है तथा यदि उस पर कलात्मक सुंदरता के लिए एक बहुत ही आकर्षण फूलदान सजा कर दिए जाए, मतलब सजा कर रख दिए जाए, तो फूलदान अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक दिखता है। क्योंकि मेजपोश सादा है तथा दबाव, आप सब मिला जुला के समझ लीजिए कि क्या करने ये कह रहा है बल में, कि कोई एक ऐसी वस्तु को केंद्र में रखो जो हमारी आंखों को जाके वहाँ पे टिकने पे मजबूर कर दे, देखने पे मजबूर कर दे। चाहे जैसे आपने सोफ़ा रखा है तो कुशन को टेढ़ा करके रखो, या आपने खूब बढ़िया सा क्या बोलते हैं वॉश लाया जिसमें फूल रखते हैं, फूलदान लाया है, तो कर्टेन, मतलब उसकी अगर आप उसको सेंटर में रख के उसको मेन बनाना चाहते हो तो और चारों तरफ की जो चीज़ें उसको सिंपल रखो, प्लेन रखो, शोअर रखो, ठीक है। प्लस इन्होंने क्या कहा है, खाली सिद्धांत भी, मतलब खाली स्थान भी होना चाहिए। क्या है, कला के तत्व का एक सिद्धांत है स्थान, जिसमें तो खाली स्थान भी रखना चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, ठेलम ठेल मचा देंगे रूम में तो कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा, चाहे आप करोड़ों की सामान ला के रूम में भर दे, ठीक है। इसके ठीक विपरीत यदि मेजपोश भी कलात्मक हो, सुंदर हो तथा कढ़ाई करके बनाई गई हो, फिर इस सुंदर फूलदान, देखिए ये बात मैं बताई थी ना कि मेजपोश सिंपल हो, ये नहीं कि वो एकदम उस पर नक्काशी उकेरी गई हो, तो मेजपोश ही खुद इतना सुंदर लगेगा, फूलदान देखने, फूलदान जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा, ठीक है। गौड़ हो जाएगी उसकी सुंदरता। सुंदर फूलदान भी रखा गया हो तो ध्यान किसी एक वस्तु पर आकृष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों में क्या हुआ, प्रतिद्वंदिता की भावना हो गई। उस फूलदान में, उस मेज में क्या हो गया, कंपटीशन आ गया कि हम सुंदर कि तुम सुंदर, क्योंकि दोनों ही वस्तु बहुत ही सुंदर है, उनमें एकता है, समानता है, अतः विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा। दोनों ही वस्तुओं की सुंदरता एवं आकर्षण में प्रतिद्वंदिता, देखो कंपटीशन आ गया, जिसके फलस्वरूप बल दबाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा। बल उत्पन्न करने का सबसे सीधा सरल आसान तरीका है विरोधी आकार रेखाओं में रंगों का प्रयोग करें। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बल उत्पन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका क्या है, तो विरोधी आकार की रेखाओं में रंगों का प्रयोग करना। और इनको सरल एवं आसान क्यों किया जा रहा है, कि कम चीज़ों में कम पैसे में क्या होगा, आप आकर्षण बना सकते हैं किसी भी डेकोरेशन को, इसीलिए कह रहा है कि ये सबसे सीधा सरल एवं आसान तरीका है। विरोधी रंगों का प्रयोग कर दो, चीज़ें सुंदर लगने लगेंगी। जैसे व्हाइट प्लेन सूट पहन लो, रेड प्लेन सूट पहन लो, व्हाइट दुपट्टा ले लो, या व्हाइट सूट पहनो रेड दुपट्टा ले लो, सस्ते में आपका क्या होगा, चीज़ें सुंदर हो जाएंगी। और रियल है, ये रियल बात है, चाहे कोई कितना भी हैवी ड्रेस कुछ भी पहना, और अगर आपने कुछ ऐसा कंट्रास्ट करके बहुत सिंपल में पहन लिए ना, तो उस हैवी के बीच में आपकी सिंपलता, आपका वो साधारणपन, आपका वो कंट्रास्ट कलर, वो लोगों को देखने के लिए क्या होता है, लोगों को मजबूर करता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड साड़ियाँ कहते हैं, वो क्या करती, प्लेन साड़ियाँ यूज़ करती, देखे आपने प्लेन साड़ियाँ, क्या रहता है, इतनी प्लेन साड़ी रहती है, उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी, उनकी बनावट, उनके डांस, उनकी सुंदरता क्या करती है, वो साड़ियाँ मतलब क्या होती है, गौड़ हो जाती है, उनकी सुंदरता मेन हो जाती है। उनको क्या, हम वहाँ पे बहुत लोग अगल बगल बहुत पहनते हैं, हम देखते हैं। हम एक चीज़ में ध्यान दी थी, एक बार इलेक्शन के टाइम में बहुत वायरल हुआ तो ये वीडियो, वो कोई अधिकारी वहाँ पे गई थी, जैसे जो कंट्रोल करते हैं वहाँ पे, मतलब कहने का पीठासीन अधिकारी या कुछ, हाँ वही शायद थी, जो वहाँ पे कंट्रोल करती हैं, मतलब कि कैसे इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बिल्कुल येलो कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, ये वीडियो इतना वायरल हुआ था। तो क्या है, वो प्लेन साड़ी क्या है, उससे उनकी सुंदरता को और मतलब अट्रैक्टिव कर दिया आँखों, और आँखों को क्या हुआ, और सुंदर लग गया। क्यों, क्योंकि उसने उन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया था, वो बिल्कुल सिंपल शो, और बाल मतलब लंबे लंबे, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर, बनावट, उनके फीचर्स इतने सुंदर थे कि वो क्या हुआ, वो और खुल के आने लगी। तो वही कहने का मतलब है कि विरोधी आकार रेखा एवं रंगों का प्रयोग करना ये सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है बल उत्पन्न करने का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं कि विरोधी आकार रेखा रंगों का प्रयोग क्या है, बल उत्पन्न करने का सबसे सीधा एवं सरल आसान तरीका है। ठीक है, यदि सफ़ेद वस्त्र पर काली लेस, देखो वही चीज़ बता रहा है, यदि सफ़ेद वस्त्र पर काली लेस लगा दी जाए
अथवा काले रंग के धागों से कढ़ाई कर दिए जाए तो फ्रॉक अत्यंत ही सुंदर एवं आकर्षण लगेगी। जैसे मैंने कहा कि सफ़ेद के साथ लाल दुपट्टा लगा लो, नेट का खूब एम्ब्रॉयडरी वाला हो उस पर थोड़े, तो क्या होगा, बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि रंगों में विरोध है और विरोधाभास उत्पन्न होते ही हमारी आंखें तीव्रता से गति करने लग जाती हैं। नेक्स्ट है सजावट का उपयोग करके, यूजिंग डेकोरेशन। यदि कलाकार अपनी कलाकृति को बहुत अधिक सुंदर एवं आकर्षण बनाना चाहता है तब उसकी अत्यधिक सजावट कर देता है, जिसके कारण दबाव उत्पन्न हो जाता है तथा वस्तु अत्यंत सुंदर, नैसर्गिक एवं आकर्षण दिखने लगती है। अधिक सजावटी वस्तु बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उदाहरणार्थ, किसी साड़ी को बहुत ही सुंदर एवं आकर्षण बनाना है तो उस पर सलमा सितारा जड़ दिए जाएं, रुपहले सुनहले तारों से बॉर्डर एवं पल्लू बनाया जाए, बीच बीच पे भी जो नमूने बनाए जाएं वे भी अत्यंत सुंदर हो तथा रुपहले सुनहले सोने चांदी के तारों से जड़कर बनाए गए हों तो साड़ी अलौकिक एवं अद्वितीय दिखने लगेगी। सोने चांदी के तारों से जड़े लहंगा, चुन्नी, बनारसी साड़ियाँ इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसी तरह यदि सफ़ेद मेजपोश को सुंदर आकर्षण बनाना है तो उस पर विपरीत रंगों, आकारों, रेखाओं की मदद से पेंटिंग्स या कढ़ाई कर दी जाए। ठीक है, कंट्रास्ट की देखो यहाँ पे भी बात कर रहा है, या क्या सजावट का मतलब हैवी बना दो, कहते हैं बहुत हैवी वर्क है। ब्राइडल लहंगा है तो क्या मतलब उस पर चटक कलर होगा, खूब एम्ब्रॉयडरी होगी, बहुत सुंदर सलमा सितारा, स्टोन वर्क जो भी है सब लगा होगा, तो क्या होगा, वो सुंदर। कहते हैं अरे बाप रे, ये तो इतनी हैवी साड़ी जैसे किसी ब्राइड की हो ना, कहते हैं ना कि दुल्हन उल्हन के पहनने के लायक है। अरे यार हमारे पहनने के लायक नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर क्या है, सजावटी ज़्यादा है। वो क्या हो गया, वो उन्हीं को अच्छा लगेगा वो जिनके लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। गृह सज्जा को भी आकर्षण, मोहक एवं, देखिए एक चीज़ और आपके लिए, जैसे शादी वगैरह में क्या होता है कि दुल्हन जो कलर का ड्रेस पहनती है, लोग उस कलर से और लोग बचना चाहते हैं। जैसे होता है ना, जैसे दुल्हन ने अगर रेड खूब डार्क लहंगा पहना है तो अगर मान लो उसके साथ जो लड़कियां जाने वाली हैं या और दुल्हन की बहन है तो कहेंगे यार मैं थोड़ा लाइट रहूँ, दुल्हन से तो कम थोड़ा लाइट रहूँ, ऐसा ना लगे कि मैं दुल्हन के सामने दुल्हन से भी ज़्यादा दुल्हन जैसी दिखने लगूँ। उससे होता है नहीं, सुंदर लड़कियां बहुत रहती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब दुल्हन ही सबसे सुंदर है, लेकिन उस दिन मतलब बल उत्पन्न करने के लिए, दबाव डालने के लिए, क्योंकि वो ग्रूम है, वो मेन है, वहाँ के दोनों जोड़े, तो दूल्हा दुल्हन वो मेन है, उनको क्या किया था, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो उनके अगल बगल हों या जो घर के और सदस्य हो, क्या करते हैं, थोड़ा उनसे कम या उनको ज़्यादा कम नहीं कह रहे तो कह दो कि दुल्हन को बहुत हैवी वर्क, हैवी डिज़ाइन, हैवी ज्वेलरी से तैयार किया था। क्यों? दबाव डालने के लिए, सभी जनता, सभी पब्लिक जो उनके घर ना जान जाए कि यही दुल्हन है, यही दूल्हा है, क्योंकि उनके ड्रेस, उनके पहनने का तरीका, उनके सजने का तरीका क्या है, सबसे अलग है। तो हमारी आंखों पे दबाव डाल रहे हैं ना, बिना कहे हमको लगता है ये दुल्हन है क्या, यही दूल्हा है ना। उनका एक स्पेसिफिक ड्रेस बनाया था, शेरवानी हो गया, कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया, सर पे एक पगड़ी होती है, तो वो दबाव ही तो डाले। वहाँ तो सारे पुरुष हैं, सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन है? वो हमारी आंखों पे दबाव ही तो डालते, जाके बार बार ये दुल्हन कौन है, हम देखने के लिए कितने परेशान थे, अरे दुल्हन कहाँ है, दुल्हन कहाँ है, दिख जाते, अच्छा लग रहा है यही दुल्हन है, इसके ड्रेस से लग रहा है, कहते हैं ना। तो वही मतलब है क्या, वो हम दबाव डाल रहे उनकी ऐसी ज्वेलरी डाल के, उनके ऐसे कपड़े, उनके ऐसे डिज़ाइन करके। ठीक है, दबाव कितना डाला जाए, हाउ मच इन एम्फेसाइज, सज्जा करते समय न केवल किस वस्तु पर किस तरह दबाव डाला जाए इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है, बल्कि दबाव कितना डाला जाए इस पर भी गौर किया जाना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक दबाव डालने से वह सुंदर नहीं दिखाई थी। जैसे लोग मैं दुल्हन को ही पकड़ ली हूँ, जैसे दुल्हन का मेकअप करते हैं तो कहती है ना यार थोड़ा सिंपल ही मेकअप करना है, ऐसा मत कर दो कि मेरा रियल जो फेस हो पता ही नहीं चले, हमें बंदरिया लगने लगूँ। वही कहने का मतलब है कि दबाव कितना डाला जाए, उतना ही डाला जाए कि जितना सुंदर लग सके, उतना ही मेकअप या उसको उतना ही सुंदर बना जाए कि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो छुप है ना, इतना ना सुंदर बना दे कि वो लगे ही नहीं कि जो दुल्हन जिस लड़की को मैंने देखा था वही है या दूसरी है। तो क्या होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, उसके ड्रेस में, उसके मेकअप में, उसकी ज्वेलरी में, चीज़ों में क्या है, बैलेंस होना चाहिए। बल्कि दबाव कितना डाला जाए इस पर भी गौर किया जाना अनिवार्य है। आवश्यकता से बहुत अधिक दबाव डालने से वस्तु सुंदर नहीं दिखाई देती, बल्कि आंखों को क्षोभ एवं कष्ट भी पहुंचाती है, साथ ही सज्जा को भद्दा, बेजान एवं अनाकर्षण बना देती है। इसी तरह बहुत कम दबाव डालने से आंखों को गति नहीं हो पाती। अब एकदम सिंपल कोई क्रीम कलर का लहंगा पहना दो और
एकदम कोई ज्वेलरी वाली नहीं, हल्की सी एक तो चेन डाल दो, कह दो मेरी दुल्हन है, उससे ज़्यादा जो बगल लड़की लेके जा रही है वो उससे हैवी वो पहनी है, तो क्या वो सुंदर लगेगा? तो बोलेंगे नो मैम वो सुंदर नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। दबाव कितना डाला जाए इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, दबाव कितना डाला जाए इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। यह गृहिणी की सोच, समझ, विवेक, ज्ञान, अभ्यास, कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता पर निर्भर करती है कि वो कितनी, वो मतलब कह सकते हैं कितनी, मतलब कितना कोई काम को कर सकती है, उसके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज़ों को पकड़ने की। जैसे मैं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत कुछ आता, लेकिन जैसे मैं हूँ तो मेरा क्या है, कोई ख़राब डिब्बा बॉक्स कुछ भी होता है तो मुझे उसमें कोई ना कोई मतलब डिज़ाइन दिखने लगती, कुछ बात दिखने लगती। तो मैं क्या करती हूँ, तेल का डिब्बा है, मतलब जो कंटेनर है बच गया तो मैंने उसका वॉश बना दिया, और मैं बहुत सुंदर सुंदर बनाई हूँ चीज़ों को। मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। जो कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे हैं मैं उसको काट काट के कुछ बना देती हूँ। अगर मुझे कहीं ये रम वगैरह की बॉटल मिल गई या किसी घर में कोई है कोई पीते वगैरह, तो मैं उनसे बॉटल ले लूँगी, उनसे कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो ये सब क्या है, तो ये क्या है, मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है, मतलब कुछ उसमें नया किया जा सकता है। वही चीज़ है कि अभ्यास कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता पर निर्भर करता है। गृह सज्जा करने से पूर्व गृहिणी को अपने मस्तिष्क में एक काल्पनिक माप तैयार, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकिए। आप लोग को ये दिख रहा है, ये वॉश दिख रहा है, ये क्या है, ये बस सिंपल सा देखो एक, मतलब आप कह सकते हैं रम या बिस्की किसी की बॉटल है, ठीक है। मैंने इस पे क्या किया है, इस पे एक कार्ड आया था या कुछ आया था, उस पे ऐसे ये लगा था। मैंने उस प्लेन मतलब वो उतार के मैंने इस क्या किया, प्लेन बॉटल है फेंक दो तो ये कूड़ा है, लेकिन मैंने उस पर क्या किया, उस पर वो बो टाई टाइप का कुछ था तो मैंने बीच में लगा दिया, और देखो उसमें मनी प्लांट डाल दिया। ये क्या हो गया, ये सुंदर हो गया, सजावटी है, अब आपके घर में एक शो पीस हो गया। बस यही चीज़ है, इसी को क्या कहते हैं, तो कोई चीज़ में सृजनशीलता दिखती है, इसी को कहते हैं। मैं किसी दिन आप लोग को दिखाऊंगी या मैं वो भी बनाना आप लोगों को सिखाने लगूंगी। तो क्या है, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में क्या आ जाता है कि मैं नहीं इसमें कुछ है तो ये चीज़ बना सकते हैं। तो वही है, ये क्या होता है, गृहिणी की कुशलता पर निर्भर करता है। गृह सज्जा करने से पूर्व गृहिणी को अपने मस्तिष्क में एक काल्पनिक माप तैयार कर लेना चाहिए। जिस वस्तु पर दबाव सबसे अधिक रखना है वहाँ पर सबसे सुंदर, देखो जैसे बॉटल मैंने आपको दिखाई ना, प्लेन बॉटल है, क्या है, कुछ नहीं, दारू की प्लेन सी बॉटल है, लेकिन क्या उस पर वो लगा दिए जो बो टाई टाइप का है, तो क्या वो है क्या, वो भी तो कागज़ का टुकड़ा है, बना के मैंने उस पर लगा दिया, या कहीं से वो मिला था या मैंने बना के लगाया, कुछ वैसा ही है। और वो क्या है, वो एक सुंदर शोपीस बन गया, उसमें है क्या। तो वही चीज़ है कि आपकी कुशलता पर निर्भर, जिस वस्तु पर दबाव सबसे अधिक रखना हो वहाँ पर सबसे सुंदर एवं आकर्षण वस्तु रखनी चाहिए तथा पृष्ठभूमि को सादा एवं कम आकर्षण रखना चाहिए। अर्थात काल्पनिक माप में देखो, जैसे वो बॉटल पूरी प्लेन है, उसमें जो वो लगा हुआ वो टाई टाइप का, वो क्या है, वो स्पार्कल टाइप का चमक लिए हुए, तो हमारी आंखें जाके वहाँ टिकती है ना, वहाँ पे उस बोतल पे बल डालने का काम कौन कर रहा है, तो वो जो चमक का बो टाई लगा हुआ है, जो वो कटा सा एक चमक वाला स्पार्कली, वही क्या है उस पर बल डाल रहा है, देखने के लिए मजबूर कर रहा है ना, देख के लगता है कितना सुंदर लग रहा है, प्लेन है फिर भी इतना सुंदर लग रहा है। एक लगाने से, जैसे कुर्ती हो गई उसमें बटन लगा दो सुंदर, तो वो सुंदर लगने लगा, वो यही चीज़ बताई जा रही है। सादा एवं कम आकर्षण रखना चाहिए, अर्थात काल्पनिक माप में पृष्ठभूमि में दबाव 0 रखना चाहिए। मुख्य वस्तु के आसपास एवं इसके चारों ओर भी कम सुंदर, आकर्षण एवं गौड़ वस्तु रखनी चाहिए। जिस कमरे में परिवार के सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हैं वहाँ कार्यक्षेत्र अधिक हो, वहाँ की सज्जा कम से कम की जानी चाहिए ताकि गृहिणी एवं परिवार के सदस्य अपने कार्यों को निर्बाध रूप से कर सके। कम सज्जा होने से आंखों को सुख, शांति, शीतलता मिलती है। आप समझ गए, मैं नेक्स्ट पढ़ देती हूँ। दबाव कहाँ पर डाला जाए, वेयर टू एम्फेसाइज, गृह सज्जा करते समय दबाव कहाँ पर डाला जाए, केंद्र जहाँ पे होगा वहीं डाले जाएंगे, जहाँ लोग ज़्यादा आते हो, जो लोग देखते हो, यह निश्चित करना ही आवश्यक। इसके लिए उचित यह है कि महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तु को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर हर दिशा से उस पर दबाव पड़े, ठीक है। मतलब खिड़की खुले तो रोशनी आए, मेन डोर आप खोले तो वहाँ पे वो चीज़ बीच में दिखती हो, ठीक है। आपके पूरे रूम चारों, मतलब आपका रूम अगर वर्गाकार है तो वो सेंटर जगह मीड हो, अगर आपका रूम आयताकार हो तो भी वो मीड हो, अगर आपके रूम का दरवाज़ा मतलब रूम छोटा हो कुछ हो तो भी ऐसा रखिए कि क्या हो, वो आपका सेंटर बने, जो देखने के लिए मजबूर करिए ना कि बड़ा सा वास खरीद के कोने में कहीं रख दिए, दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जहाँ उसको रखो कि जहाँ वो हर दिशा से क्या हो, देखने मतलब
चीज़ें खुल के आती हो, उभर के आती हो, उसकी प्रतिभा, उसकी जो खूबसूरती है वो क्या हो, दिख रही हो। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है। और कहने कहा कि महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तु को ऐसे रखा है जहाँ पर हर दिशा से उस वस्तु पर दबाव पड़े तथा लोगों की दृष्टि स्वतः ही सबसे पहले उस ओर चली जाए। वह कलात्मक वस्तु कक्ष को सुंदर एवं आकर्षण बनाने में सक्षम हो। उदाहरणार्थ, फूलदान को मेजपोश पर इस तरह रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। इसी तरह दीवार पर चित्र या तस्वीरें ऐसी जगह पर टांगना चाहिए जिससे कि दर्शक की दृष्टि अनायास ही उस पर चली जाए तथा नज़र टिकी रहे। अब आप एक नज़र में सब देख लीजिए। बल, एक नज़र में बल, इम्फेसिस। ठीक है, किस वस्तु पर दबाव डाला जाए, आपको पता है जो मेन वस्तु हो उसे क्या, उस पर दबाव डाला जाए, अगल बगल कम दबाव की वस्तु रखी जाए, जिसको केंद्र बनाना है उस पर दबाव डाला जाए। यहाँ से ये मिले दबाव किस तरह डाला जाए, तो देखो ये पांचों पॉइंट दिया है कि पृष्ठभूमि को सादा बनाकर, कोई चीज़ को समूह में रखकर, जैसे पिंक सिटी, जयपुर पिंक है तो सुंदर लगती है। जैसे आपने क्या कहना है कि बुकों को, बराबर साइज की बुकों को अगर सजा दिया अलमारियों में तो सुंदर लगता है। जैसे आप मोर पंखों को एक ढेर सारा 10 20 50 लेके किसी बॉक्स में डाल दिया तो वो सुंदर लगता है। वही कहने का मतलब। विपरीत रंगों का प्रयोग करके मैंने बहुत अच्छे से बताया। कंट्रास्ट कलर योजना उसमें आज भी बताया, लाल के साथ सफ़ेद यूज़ कर लो, पीला के साथ लाल यूज़ कर लो, लाल के साथ हरा यूज़ कर लो। तो क्या है, कंट्रास्ट रंग योजना भी प्रयोग करके चीज़ों पर बल डाला जा सकता है। वस्तु के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर विरोधी रेखाओं रूप का प्रयोग करके, जैसे मैंने सोफा सेट और कुशन का उदाहरण दिया। बेड क्या है, एक समतल रेखा जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई रेखा, पड़ी रेखा कहते हैं, उस पर तिकोने आकार का मतलब आपका वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार आपका कुशन है, लेकिन क्या उसको तिरछे, जैसे मैंने ये बताया था ना, अगर आप उसको ऐसे रखते हैं, विरोध उत्पन्न कर दिए तो क्या होगा, सुंदर चीज़ें लगने लगती हैं सजावट का उपयोग करके। और इतनी बस है। फिर क्या है, दबाव कितना डाला जाए ये भी बता दिए। दबाव संतुलन में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए कि देखने का मन न करे, या ऐसा हो जाए इतना कम हो जाए कि पता ही न चले कि कुछ किया है, दबाव कहाँ डाला गया। ठीक है, दबाव कहाँ पर डाला जाए, तो आपको पता है दबाव कहाँ पर डाला जाए कि जो केंद्र बिंदु हो, जहाँ जिसको आपको जो चीज़ सुंदर दिखानी हो, आपको वहाँ पर दबाव डालना है। ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चीज़ को मैं एक बार पूरा बता देती हूँ आपको। जब तक मैं समराइज नहीं करती मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मेरे बच्चों को समझ में आया नहीं। कला के सिद्धांत मात्र एक नज़र में, तो कला के सिद्धांत अनुपात, संतुलन, लय। फिर क्या होता है, कला के सिद्धांत है। हाँ, अनुपात, संतुलन, लय और दबाव। एक कुछ और होना, अनुरूपता है, प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम। ठीक है, और क्या होता है, इम्फेसिस और पोर्शन। ठीक है, ये होता है ना 5। तो वही चीज़, अनुपात क्या होता है, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप। 3 मैंने बताया था ना, अनुपात कैसे कैसे होना चाहिए, किरी चीज़ों में कैसे कैसे बैलेंस, रेखा में अनुपात हो, किसी चीज़ की दूरी के बीच में जो प्रपोर्शन हो वो सही हो, माप में सही जगह से चीज़ें बने। संतुलन कितने प्रकार के, तो बोलेंगे मैम संतुलन 2 था, औपचारिक और अनौपचारिक। मैं कॉपी लेके आती फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आया। मैंने संतुलन को क्या बताया था, संतुलन, हाँ संतुलन को मैंने क्या बताया था कि संतुलन के कितने प्रकार, पहले इसको लेते हैं, प्रपोर्शन ही है ना, प्रपोर्शन ही है। देखो, प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी और इम्फेसिस, यही 5 होते हैं। ठीक है, तो चलो प्रपोर्शन के कितने टाइप, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, पढ़ना है तो टाइम तो देना ही। ठीक है, अनुपात के कितने टाइप, तो आप बोलेंगे मैम आपने अनुपात के 3 टाइप बताया था। किसमें, रेखा में अनुपात, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी और अनुपात में क्या, अनुपात में माप। 3 मैंने बताया था। ठीक है, अनुपात में माप, ये अनुपात नंबर 1 जो इसके सिद्धांत है उनके 3 प्रकार। 2 नंबर पे संतुलन कहे थे जिसे बैलेंस कहते हैं, उसके कितने प्रकार बताए थे, तो 2 बताए थे। एक औपचारिक बताए थे और क्या बताए थे, तो एक जो है अनौपचारिक आपको बताए थे। अनौपचारिक बताए थे, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे बोर हो जाते। औपचारिक में क्या होता है कि एक जैसे आपने एक बीच में वॉश रखा तो यही इधर भी रखा, वही इधर, मतलब थोड़ा छोटा अगर इधर रखा तो थोड़ा छोटा इधर रखा, मतलब एक केंद्र में बड़ा रखा जो सेम, जैसे इधर जिस चीज़ की मूर्ति कैंडल रखा तो इधर भी कैंडल रखेंगे। क्या हो गया, औपचारिक। अनौपचारिक में क्या, अगर इधर आपने वॉश रख दिया तो इधर आपने कैंडल रख दिया, इधर किसी की प्रतिमा रख दी, कोई स्टैचू रख दिया। ठीक है, ये हो गई संतुलन। अब क्या आता है,
रिदम आता है जिसे लय कहते हैं। तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताई थी लय क्या होता है, जो हमारी आंखों में क्या करता है, बहाव उत्पन्न करता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु भी जो रेखाएं मिलती, इनमें क्या होता है, जो लय होता है, यही रिदम इसे ही कहते हैं। जो एक प्रकार हो, अगर लय उठे तो उसमें जो गति हो, जो उसकी साइज हो, एक प्रकार हो, तो हमारी आंखों में क्या होता, बहाव उत्पन्न होता। मैंने आपको ये कितने के टाइप के होते हैं तो बताएंगे मैम, एक नियमानुसार आपने बताया था और एक क्या बताया था, स्वच्छंद बताया था। ठीक है, एक क्या बताया था, जैसे आपने तालाब के पानी में अगर कंकड़ मारेंगे तो जो उसमें लहरें उठेंगी क्या होंगी, वो एक समान तरीके से जाएंगी, इधर उधर नहीं जाएंगे। एक स्वच्छंद लय है, मतलब क्या है, फ्री है, उसको किसी का दबाव नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता था रिदम। रिदम आया था ना, उसके बाद नेक्स्ट अनुरूपता जिसे कहते थे। तो रेखा, रेखा एवं रूप में, आकार में, बनावट में, रंग में और विचार में। आपने 5 पढ़ा था ना, 5 चीज़ों में होता है इम्फेसिस है। पढ़ाते पढ़ाते मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। रेखा एवं रूप में अनुपात, अनुरूपता, एलिमेंट्स ऑफ हारमनी, सॉरी हारमनी जिसको कहते हैं ना, एक सा ड्रेस हो, एक सी किताब सजी हो, एक सी चीज़ें हो, एक सी लड़ी लगी हो, तो वो क्या करती है, वो सुंदरता देती है। तो वही अनुरूपता हो गया। रेखा एवं रूप में, आकार में, बनावट में, रंग में और विचार में। चीज़ें आप समझ रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया समझ। दबाव अभी मैं बताई हूँ, किस वस्तु पर डाला जाए, कैसे डाला जाए, कितना डाला जाए और कहाँ। ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाला होता है, क्या बैलेंस। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली। और नियमित, और ये लय प्राप्ति के तरीके बताए, आकार में पुनरावृत्ति, ये मतलब ये नियमित प्राप्ति के तरीके बताए। इन लोगों को, इन लय को कैसे प्राप्त किया था, तो आकार की पुनरावृत्ति करके, आकार में नियमश वृद्धि करते, रेखाओं की सरल एवं संयुक्त निरंतर गति देकर, नमूने की स्थिरता द्वारा और विरोधी रेखाओं के प्रयोग से। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके समझाई है। मुझे लगता है कि आप ये चार्ट देख रहे होंगे तो आपको पूरी चीज़ें, आपके दिमाग में पूरा चैप्टर रिमाइंड कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिन लोगों को ये चैप्टर समझ में आया, जिनके दिमाग में पूरा चैप्टर जाके रिमाइंड कर रहा है इस चार्ट से, तो वो लोग कमेंट में लिखेंगे कि मैम हाँ आपने समझाया और हमें समझ में आया। अगर जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए प्लीज़ आप लोग। चलिए, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।